हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी डिसीज़ के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जिसका नाम हो सकता है आपने नहीं सुना हो, लेकिन अपने आसपास अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, इन सभी में अपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको ये डिसीज़ होगी। उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी तो आपको याद आ जाएगा कि आपने ऐसे लोग देखे हैं। जैसे कोई भी सामान रखकर तुरंत भूल जाना, कुछ भी पढ़ा हुआ भूल जाना, अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम ही भूल जाना, छोटे छोटे काम करने में भी प्रॉब्लम फील होना, और ख़ासकर जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें ये सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो डिसीज़ है, इस डिसीज़ का नाम है एल्जाइमर डिसीज़। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको एल्जाइमर डिसीज़ के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल जाएगी। जैसे कि ये डिसीज़ क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, डिसीज़ को मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एल्जाइमर डिसीज़ क्या होती है। एल्जाइमर डिसीज़ एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें हमारी ब्रेन सेल्स डिजनरेट हो जाती हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और कई बार डाई हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह से हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। सामने एक इमेज शो हो रही है जिसमें नॉर्मल ब्रेन और एल्जाइमर ब्रेन की स्कैन को दिखाया गया है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एज बढ़ने के साथ में न्यूरॉन्स के नंबर्स में थोड़ी बहुत कमी आती है, लेकिन जिन लोगों को एल्जाइमर डिसीज़ हो जाती है उनमें क्या होता है कि न्यूरॉन्स की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, और साथ ही न्यूरॉन्स का आपस में जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली डाई हो जाते हैं। सबसे पहले हमें एल्जाइमर डिसीज़ को समझने के लिए हेल्दी ब्रेन और एल्जाइमर्स ब्रेन में जो डिफरेंस है उसको समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हेल्दी ब्रेन में क्या होता है। हेल्दी ब्रेन में न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन, जिसको सिनेप्स कहते हैं, उसके थ्रू जुड़ी रहती हैं, और इनमें आपस में कम्युनिकेशन होता रहता है। और ये जो कम्युनिकेशन है वो हमारी मेमोरी, बिहेवियर, थिंकिंग पावर, लॉजिकल पावर, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एल्जाइमर्स ब्रेन। एल्जाइमर डिसीज़ में बहुत सारे न्यूरॉन्स की जो वर्किंग है वो ख़त्म हो जाती है, न्यूरॉन्स के आपस में जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाते हैं, और फाइनली न्यूरॉन्स डाई हो जाते हैं। एल्जाइमर ब्रेन में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो होती है ब्रेन श्रिंकेज। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूरॉन्स का लॉस होता जाता है, ब्रेन श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। खासकर कि ब्रेन का वो एरिया जो कि मेमोरी और थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हिप्पोकैम्पस एंड कॉर्टेक्स। इसके बाद में हम देखेंगे एल्जाइमर्स ब्रेन में किस तरह के माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आते हैं। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में जो पहला है वो है प्लेक। प्लेक का मतलब होता है कि न्यूरॉन्स के बीच में एबनॉर्मल प्रोटीन क्लस्टर्स बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं बीटा एम्लोइड। ये जो क्लस्टर्स होते हैं ये न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, और इनके कारण इन्फ्लामेशन ट्रिगर हो जाता है, साथ ही इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, और फाइनली क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होती हैं या ब्रेन सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो सकती हैं। एल्जाइमर्स ब्रेन में माइक्रोस्कोपिक चेंज के कारण होने वाली दूसरी प्रॉब्लम है टेंगल्स। टेंगल्स फॉर्मेशन का मतलब है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर प्रोटीन फाइबर्स ट्विस्टेड फॉर्म में बिल्डअप हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि न्यूरॉन्स के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स और अदर जो सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली इसके कारण ब्रेन सेल की डेथ भी हो सकती है। अब हमें देखना है फंक्शनल चेंजेस इन ब्रेन। फंक्शनल चेंजेस में सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी लॉस। इसमें क्या होता है कि ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जो कि न्यू मेमोरीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट है कोग्निटिव डिक्लाइन। इसमें क्या होता है कि ब्रेन का एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स, जो कि थिंकिंग, बिहेवियर और प्लानिंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो अफेक्टेड हो जाता है। इसके बाद में हमें देखना है सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर्स डिसीज़। सबसे पहले हम देखेंगे अर्लियर सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर डिसीज़। इसमें आता है मेमोरी लॉस,
प्रॉब्लम इन रिमेम्बरिंग रिसेंट इवेंट्स, मतलब जो अभी अभी इवेंट्स हुए हैं उनको याद रखने में प्रॉब्लम होना और चीज़ों का मिसप्लेस होना। अभी हमने देखी अर्लियर सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर्स डिसीज़, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे डिसीज़ की सीवियरिटी बढ़ती है तो जो सिम्टम्स सामने आते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते जाते हैं। तो अर्लियर सिम्टम्स के कंपैरिजन में जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स हैं वो हैं मॉडरेट सिम्टम्स। इनमें आ जाते हैं कन्फ्यूजन, मूड चेंजेस, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और स्पेशियल अवेयरनेस। स्पेशियल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि एक तरह का हमारे माइंड में एक इंटरनल मैप होता है जो हमें ये आइडिया देता है कि हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से मूव करना है। सपोज़ हम एक बहुत भीड़ वाले एरिया में हैं और वहाँ से हमें निकल के आगे बढ़ना है, तो स्पेशियल अवेयरनेस अगर हमारी सही होगी तो हमें ये आइडिया होगा कि हमारे आसपास लोग हैं, कितनी दूरी पर हैं, तो उनसे कितना बच बच के चलना है, कहाँ हमें टर्न करना है, किस तरीके से मूव करना है कि हम बिना टकराए आराम से आगे बढ़ते जाएं। लेकिन अगर स्पेशियल अवेयरनेस नहीं होगी तो क्राउड में से निकलना हमारा बहुत डिफ़िकल्ट होगा। वैसे ही सपोज़ हम कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव करते समय सपोज़ सामने से एक कार आ जाती है या कोई दूसरा ऑब्स्टिकल आ जाता है, स्पेशियल अवेयरनेस होगी तो हम इजीली सामने आती कार की डिस्टेंस है उसका हमें आइडिया लग जाएगा और हम समझ जाएंगे कि हमें कार की स्पीड को लो करना है या कार को टर्न करना है, क्या करना है। लेकिन स्पेशियल अवेयरनेस नहीं होगी तो हमें इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होगा कि सामने से कोई कार आ रही है या कोई दूसरा ऑब्स्टिकल है, तो हमें किस तरह से अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है या टर्न करना है, मूव करना है। तो ये वाले जो सिम्टम्स हैं वो सभी मॉडरेट सिम्टम्स के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में लास्ट में है सीवियर सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर्स डिसीज़। सीवियर सिम्टम्स में आ जाते हैं मेमोरी लॉस, डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो करने में प्रॉब्लम होना, पर्सनैलिटी चेंजेस होना, जैसे कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, एग्रेसिव होना, कन्फ्यूजन होना, हर तरीके से मोटिवेशन ख़त्म हो जाना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, और फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और केयर टेकर इन सब के प्रति भी सस्पिशियस होना, मतलब एक डाउट होना कि ये हमारे साथ कुछ शायद गलत करने वाले हैं। इस तरह के चेंजेस देखे जा सकते हैं। एल्जाइमर्स डिसीज़ की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग 7 स्टेजेस होती हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले स्टेज नंबर 1, इसमें किसी तरह का कोग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं होता है और जो पर्सन है उसका बिहेवियर भी नॉर्मल दिखाई देता है। कोग्निटिव वर्ड होता है, उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें। स्टेज 1 को इस तरह से हम देखकर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ब्रेन की स्कैनिंग से ये पता लग पाएगा कि एल्जाइमर्स स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड स्टेज में होता है वेरी माइल्ड कोग्निटिव डिक्लाइन और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है बेसिक फॉरगेटफुलनेस, मतलब कुछ वर्ड्स भूल जाना या चीज़ें मिसप्लेस हो जाना। इसके बाद में स्टेज 3, इसमें होता है माइल्ड कोग्निटिव डिक्लाइन और इसके सिम्टम है नोटिसेबल डिफ़िकल्टीज़, मतलब इसमें पेशेंट को प्रॉब्लम है, ये चीज़ें थोड़ी सी नोटिस होने लगती हैं। मतलब जो पेशेंट होते हैं वो कोई भी चीज़ पढ़ने के तुरंत बाद भूल जाते हैं, सेम क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं, अगर किसी नए पर्सन से मिलते हैं उसका नाम तुरंत भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें नोटिस होने लगती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मॉडरेटिव कोग्निटिव डिक्लाइन। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनमें मेमोरी लॉस तो आता ही है, साथ ही अदर सिम्टम्स जो होते हैं वो मेमोरी लॉस से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मेन सिम्टम्स हैं, एक तो अपने खुद के बारे में सारी चीज़ें भूल जाना, जैसे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा मंथ या सीज़न चल रहा है वो भूल जाना, फ़ोन पे बात करते समय स्ट्रगल फील करना, कोई कुछ बात कह रहा है तो उसको समझने में प्रॉब्लम होना, होटल में मेन्यू से ऑर्डर करना है उसमें प्रॉब्लम फील करना, साथ ही ऐसे काम जिनमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जैसे क्लीनिंग करना, इन सारे काम में डिफ़िकल्टी फील करना। इसके बाद में नेक्स्ट है मॉडरेटली सीवियर कोग्निटिव डिक्लाइन। तो सिम्टम्स अब धीरे धीरे और ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो मेन सिम्टम है, पेशेंट पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड होने लगता है, उसकी इंडिपेंडेंस एकदम डिक्रीज़ हो जाती है।
वो इस समय कहाँ पर है, कहाँ उसको जाना है, ये सारी चीज़ें भूल जाता है। खुद का फ़ोन नंबर, एड्रेस, सीज़न के अकॉर्डिंग कौन से कपड़े पहनना है, ये सारी चीज़ें भी उसको समझ में नहीं आती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज है सीवियर डिक्लाइन। अब यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगते हैं। यहाँ पर पेशेंट को लोगों को पहचानने में, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को अपनी मदर समझ ले, या उसको किसी तरह के डेल्यूजन्स भी हो सकते हैं। जैसे सपोज जो अल्जाइमर पेशेंट है वो जॉब नहीं कर रहा है, कहीं ऑफिस नहीं जाता है, लेकिन उसको दिमाग में ये आएगा कि मुझे ऑफिस जाना है, मेरी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। इसके अलावा पेशेंट को खुद खाने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, तैयार होने में, कपड़े चेंज करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। फिर कुछ अदर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इस स्टेज में, जैसे कि वेट लॉस होना, स्किन इन्फेक्शन होना, वॉक करने में प्रॉब्लम होना, स्लीपिंग पैटर्न चेंज होना। इसके बाद में नेक्स्ट है वेरी सीवियर कोग्निटिव डिक्लाइन। इसका मेन सिम्टम है लैक ऑफ फिजिकल कंट्रोल। यहाँ पर जो पेशेंट होता है वो पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। खाना पीना, बैठना, उठना, यहाँ तक कि उसको अगर प्यास लगी है, भूख लगी है, ये सारी चीज़ें भी वो दूसरे से बता नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में अगर घर के लोग पूरी तरह से केयर नहीं कर पा रहे हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना एक ऑप्शन हो सकता है। देखेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ एल्जाइमर्स डिसीज। एल्जाइमर डिसीज का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, इसके बारे में अभी तक क्लियर पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि एल्जाइमर डिसीज 3 फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन या किसी एक के कारण हो सकती है। तो वो हैं जेनेटिक फैक्टर, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सामने एक इमेज शो हो रही है जिसमें एल्जाइमर डिसीज के कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी बताया गया है। वो हैं लाइफस्टाइल, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हेड इंजरीज, एज एंड जेंडर, जेनेटिक फैक्टर्स, इन्फेक्शंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़। इसके बाद में हम देखेंगे डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कोग्निटिव टेस्ट्स फॉर एल्जाइमर्स डिसीज। एल्जाइमर डिसीज की डायग्नोसिस का पहला टेस्ट है एमआरआई, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स का यूज़ करके ब्रेन के अंदर की इमेज ली जा सकती है और ये पता लगाया जा सकता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट श्रिंक हुआ है। थोड़े थोड़े टाइम बाद एमआरआई कराने से जो ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब हो सकता है कि एल्जाइमर डिसीज स्टेज 1 से 2, 3, 4 की तरफ बढ़ रही होगी, तो उसके बारे में आइडिया मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है पीईटी स्कैन, जिसका फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये जो टेस्ट होता है ये नॉर्मल ब्रेन का एल्जाइमर ब्रेन के साथ में कंपेरिजन करता है और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एल्जाइमर ब्रेन में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कितनी डिक्रीज हो गई है, उसमें क्या चेंज आया है। एल्जाइमर डिसीज का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में अब हमें बढ़ना है कोग्निटिव टेस्ट। कोग्निटिव टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें डॉक्टर पेशेंट के साथ बात करके, उनसे कुछ क्वेश्चंस करके, डिस्कस करके पेशेंट की जो कोग्निटिव पावर है उसके बारे में पता लगाता है। एल्जाइमर डिसीज के लिए पहला कोग्निटिव टेस्ट है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, या जिसको MMSE भी बोल सकते हैं। ये कॉमन टेस्ट होता है, इसके थ्रू हम कई चीज़ें पता लगा सकते हैं, जैसे जो भी पर्सन है जिसका टेस्ट किया जा रहा है वो चीज़ों को कितना याद रख सकता है, उसकी मेमोरी कैसी है, उसमें कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है और किसी भी लैंग्वेज को समझने की कितनी कैपेसिटी है। MMSE टेस्ट के अंदर जो पहला एग्जाम्पल है वो है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का पता लगाने के लिए डॉक्टर पेशेंट से पूछ सकता है कि आज की डेट क्या है या इस समय हम कहाँ पर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ओरिएंटेशन के अंदर आ जाते हैं। MMSE टेस्ट में जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है मेमोरी का। इसमें डॉक्टर पेशेंट से कोई 3 वर्ड बोल सकता है या 5 वर्ड बोल सकता है, जैसे टेबल, चेयर, एप्पल, बनाना, और उसके बाद में इनको रिपीट करने के लिए बोलता है। तो इस तरह से जो पेशेंट है उसकी मेमोरी का टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद में MMSE का जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है अटेंशन। इसमें डॉक्टर पेशेंट कितना अटेंटिव है ये पता लगाता है।
इसमें डॉक्टर पेशेंट को कोई सिंपल सा टास्क दे सकता है कि 100 से लेके 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करना है और 7 की डिफरेंस पे, जैसे 100, 93, 86, 79। तो इस तरीके से पेशेंट 7 की डिफरेंस पे बैकवर्ड काउंटिंग सही तरीके से कर पा रहा है या नहीं, या उसको कितना टाइम लग रहा है, इस चीज़ के थ्रू वो अटेंशन का पता लगा लेता है। इसके बाद में जो टेस्ट आता है वो है रिकॉल। इसमें पेशेंट अपनी मेमोरी को रिकॉल कर पाता है या नहीं, या कितना कर पाता है, ये पता लगाते हैं। जैसे मेमोरी टेस्ट में बताया था कि डॉक्टर ने कोई 5 वर्ड बोले और पेशेंट को रिपीट करने के लिए तुरंत कहा, और रिकॉल टेस्ट में कुछ टाइम बाद उन्हीं वर्ड्स को दोबारा रिपीट करने के लिए कहेगा। इसके बाद में MMSE में नेक्स्ट है लैंग्वेज टेस्ट। इसमें डॉक्टर ये देखता है कि पेशेंट को लैंग्वेज याद है या नहीं, चीज़ों का नाम पता है या नहीं है। तो डॉक्टर पेशेंट को 2-3 चीज़ें दिखा सकता है, जैसे पेंसिल शो कर दी उसके सामने, वॉच शो कर दी, और फिर इनका नाम लेने के लिए बोल सकता है। MMSE के बाद में नेक्स्ट कोग्निटिव बिहेवियर टेस्ट है क्लॉक ड्राइंग टेस्ट। क्लॉक ड्राइंग टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट होता है। इसमें डॉक्टर पेशेंट को एक ब्लैंक पेपर देता है और उसमें क्लॉक ड्रॉ करने के लिए कहता है। इसमें पेशेंट सबसे पहले एक सर्कल बनाएगा जिसके अंदर 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखता है, जैसे कि क्लॉक में लिखे रहते हैं। फिर लाइंस के थ्रू उसमें एक स्पेसिफिक टाइम शो करेगा, जैसे 10 past 10 या 10 o'clock, इस तरीके से। अगर पेशेंट को क्लॉक ड्रॉ करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं एल्जाइमर्स के कुछ सिम्टम्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कोग्निटिव टेस्ट है मॉन्ट्रियल कोग्निटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के और भी एरिया ऑफ थिंकिंग, जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, इनके बारे में डीप इंफॉर्मेशन गेन की जाती है। मॉन्ट्रियल कोग्निटिव असेसमेंट का जो पहला एग्जांपल है वो है विजुओ स्पेशियल। इसमें डॉक्टर पेशेंट से बोल सकता है कि एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका पर्पस होगा लेटर्स और नंबर्स को सही ऑर्डर में कनेक्ट करना। तो इसमें क्या होगा कि एक पेज है, उसकी एक साइड, लेफ्ट साइड में सपोज 1 से लेके 10 तक नंबर दिए हुए हैं, और दूसरी साइड में A से लेके J तक ABCD लिखी हुई है। लेकिन ABCD और 1 2 3 4 रैंडमली लिखे हुए हैं। जैसे हो सकता है कि 1 के बाद में 10, 7, 6, 9, ऐसे A के बाद में D, F, E, C, इस तरीके से। और पेशेंट को क्या करना है कि करेक्ट नंबर के साथ में करेक्ट अल्फ़ाबेट जोड़ना है। जैसे 1 के साथ में A, 2 के साथ B, 3 के साथ C, 4 के साथ D, 5 के साथ E, इस तरीके से। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो बच्चों के प्रैक्टिस शीट होती हैं उसमें इस तरीके से दिया रहता है, या बच्चों के होमवर्क में रहता है, छोटे बच्चों के नर्सरी, LKG वगैरह के, उसी टाइप का ये होता है। फिर मॉन्ट्रियल कोग्निटिव असेसमेंट का नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेमिंग। इसमें डॉक्टर हो सकता है कि पेशेंट के सामने एनिमल की पिक्स रख दें या फ्रूट्स की पिक्स रख दें और फिर उनके नाम बताने के लिए या नाम लिखने के लिए बोलें। मेमोरी टेस्ट होता है जो लगभग सेम ही होता है जैसा कि MMSE टेस्ट में बताया गया था। डॉक्टर ने कोई 5 वर्ड्स के नाम दिए, पेशेंट को तुरंत रिपीट करने के लिए कहा, उसके बाद में 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद दोबारा रिपीट करने के लिए, रिकॉल करने के लिए कहा। अटेंशन टेस्ट भी MMSE टेस्ट जैसे ये, इसमें डॉक्टर पेशेंट को 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग को एक बार सीधे सीधे बोलने के लिए, दूसरी बार बैकवर्ड या रिवर्स काउंटिंग करने के लिए बोल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट है लैंग्वेज का। इसमें डॉक्टर पूरा एक सेंटेंस बोलेगा पेशेंट के सामने और फिर पेशेंट को उसको रिपीट करना होगा। तो इसमें डॉक्टर देखिएगा कि उसमें क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं। या फिर हो सकता है डॉक्टर कोई एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट बता दे और उससे स्टार्ट होने वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पेशेंट बता सकता है वो बताए। तो इससे उसकी लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज याद है उसको या नहीं है, ये टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में है वर्बल फ्लुएंसी टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू डॉक्टर ये पता लगाता है कि पेशेंट के माइंड में आइडियाज़ कितनी जल्दी आ सकते हैं। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर कह सकता है पेशेंट से कि 1 मिनट के अंदर जितने एनिमल्स के नाम हो सकते हैं वो बताओ, या 1 मिनट के अंदर जितने फ्लावर्स के नाम है वो बताओ। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज़।
अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो अल्जाइमर्स डिसीज़ को पूरी तरह से क्योर कर सके, लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेजेस में माइल्ड सिम्टम्स हैं अगर या मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो उनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ ड्रग्स दी जा सकती हैं जो कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर कैटेगरी की होती हैं, जैसे कि डोनाजेपिल, गैलेंटामाइन, रिवास्टिगमीन। अल्जाइमर्स डिसीज़ के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल चेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रखना, हेल्दी डाइट लेना जिसमें विटामिन मिनरल्स सारी चीज़ें सफिशेंट क्वांटिटी में हो, सोशली एक्टिव रहना, लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना, और मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी मतलब इस तरह के गेम्स खेलना जिससे माइंड स्टिमुलेट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। अल्जाइमर पेशेंट की काउंसलिंग और मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करके भी कुछ हद तक सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। फिर है लिविंग विद अल्जाइमर डिसीज़। कुछ डेली लाइफ टिप्स हैं, जैसे कि पेशेंट को मेमोरी एड्स की हेल्प से या किसी भी तरह से अपना रूटीन मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए वो क्या कर सकता है कि डोर और कैबिनेट को लेबल कर सकता है, जिससे उसको पता रहे कि ये दरवाज़ा किस चीज़ के लिए है, ये कैबिनेट कहाँ के लिए है, या उसके कोई पर्सनल सामान है डिब्बे में रखा है तो उसको भी लेबल किया जा सकता है। तो इस तरह से किसी भी कंडीशन में पेशेंट को अपना एक रूटीन मेंटेन करके रखना है। इसके साथ ही आज का ये मेरा वीडियो यही कंप्लीट होता है, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।